दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश सेवा आयोग में पूछे जाने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अलावा भी अन्य स्टेट पीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि देखा जाए तो कई सारे एग्जाम्स के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, गठन, संरचना, इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दो चीजें निकल करके आती हैं, एक तो अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे यानी कि एससी, और दूसरा यहाँ पर जो जनजातियां होती हैं वो कौन होती हैं, तो यानी कि जो हमारी ट्राइब्स होती हैं यानी कि इसमें एसटी आ जाएंगे। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर यह जान लेते हैं इसकी स्थापना कैसे की गई। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु निकल करके क्या आता है, इसकी स्थापना कैसे की गई। तो जब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो मूल संविधान था, जब यानी कि जब हमारा संविधान बना तो मूल संविधान में कुल वहां पर कितने 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे वहां पर। तो जो भाग नंबर कितना था, 16। तो भाग नंबर 16 के अंतर्गत और अनुच्छेद 338, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उसमें से अनुच्छेद नंबर 338 जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 338 जो है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर जब संविधान बना था तो उस समय क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि वहां पर यह कहा गया था इन जातियों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या होगा, एक विशेष अधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया था। एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसे वहां पर क्या कहा गया था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो मूल संविधान में वहां पर अनुच्छेद नंबर 338 में क्या कहा गया था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त होगा और यही क्या करेगा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या करेगा, उनके हितों की रक्षा करेगा। और इसके लिए एक कार्यालय स्थापित किया गया और उस कार्यालय के माध्यम से यह कार्य करता था। आगे चलकर 1978 में यहाँ पर हम देखेंगे सरकार ने एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। गैर सांविधिक का मतलब क्या है, यानी कि सांविधिक यानी क्या होता है, सांविधिक का मतलब होता है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, और गैर सांविधिक यानी कि जिसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो वह क्या होता है, यहाँ पर गैर सांविधिक होता है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, एक संकल्प लेकर के आई और उस संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की क्या कर दी, यहाँ पर स्थापना कर दी। और यहाँ पर क्या कहा गया, बहुसदस्यीय आयोग, यानी कि यहाँ पर कई सदस्य थे, जिसमें यहाँ पर हमने देखा 7 सदस्य यहाँ पर थे। टोटल कितने सदस्य यहाँ पर थे, 7 सदस्य यहाँ पर थे। इसके बाद यहाँ पर 1987 में यहाँ पर हम देखते हैं कि आयुक्त के कार्यों में क्या किया गया, संशोधन किया गया। जो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त था उसके कार्यों में संशोधन करके और आयोग का यहाँ पर क्या कर दिया गया, नाम भी बदल दिया गया। इसे अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग यहाँ पर कर दिया गया। एक चीज हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो 1978 में जो स्थापित किया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इसे यहाँ पर संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, यानी कि एक साथ स्थापित किया गया था। इसे अभी यहाँ पर अलग अलग स्थापित नहीं किया गया, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों एक साथ क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एक ही आयोग को यहाँ पर स्थापित किया गया जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कहा गया। तो इसमें आगे जाकर के 1987 में इसका नाम परिवर्तन किया गया, संशोधन इसमें किया गया और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग यहाँ पर कह दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 1990 में क्या होता है। 1990 में हमने यहाँ पर देखा 65वां संविधान संशोधन किया गया। 1990 में 65वां संविधान संशोधन होगा जिसमें अनुच्छेद 338 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। अनुच्छेद 338 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो स्थापित किया गया है उसे यहाँ पर अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर संशोधन किया जाएगा जिसमें क्या कहा गया, 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग का गठन संवैधानिक आयोग के रूप में यहाँ पर कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर संवैधानिक आयोग अब इसे बना दिया जाएगा। अभी तक क्या था, संवैधानिक नहीं था, अब इसे यहाँ पर संवैधानिक बना दिया गया। यानी कि यहाँ पर संवैधानिक का मतलब क्या है, संविधान द्वारा जो निर्मित होता है वह क्या होता है, संवैधानिक होता है। तो इसे अब यहाँ पर संवैधानिक कह दिया गया। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए थे, जो संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, एस.एच. रामधन। कौन थे? एस.एच. रामधन यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि 1992 से लेकर के और 95 तक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग संयुक्त रूप से जो था, उसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष यहाँ पर देखेंगे तो विजय सोनकर शास्त्री जो है यहाँ पर इसके अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजय सोनकर शास्त्री। यह भी हमें ध्यान रखना है, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे फिर 2003 में फिर क्या किया गया? 2003 में यहाँ पर 89वां संविधान संशोधन लाया गया और यहाँ पर कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। तो अभी तक क्या था? संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे, यानी कि एक साथ कार्य कर रहा था, एक ही आयोग के रूप में थे। लेकिन अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग जब किया जाएगा तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? बंटवारा होगा और दो आयोग यहाँ पर बन जाएंगे। तो एससी के लिए अलग बन जाएगा और एसटी के लिए अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इस तरह से यहाँ पर दो आयोग बन जाएंगे। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया था एससी एसटी आयोग संयुक्त रूप से, उसको उसमें अब क्या अनुच्छेद 338 का जोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 338 का जोड़ दिया गया और इसमें क्या कहा गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा और अनुच्छेद 338 में क्या होगा? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। ये दोनों ही चीजें हमें ध्यान रखनी, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका गठन लेकिन कब किया गया? संशोधन तो किया गया 2003 में, संशोधन इसमें किया गया 2003 में, लेकिन जो इसका गठन है वह 19 फरवरी 2004 को किया गया। दो निकाय यहाँ पर अस्तित्व में आते हैं, यानी कि दोनों को अलग कर दिया गया। तो अब यहाँ पर दो निकाय अस्तित्व में आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली में है। अभी तक हमने जितने भी आयोग पढ़े हैं उनके मुख्यालय ज्यादातर के कहां पर है? तो नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं। पहले क्या था? वहां पर 7 सदस्य थे। पहले वहां पर 7 सदस्य थे जब वह संयुक्त रूप से एससी एसटी आयोग कार्य करता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है? अलग अलग कार्य कर रहा है। एससी आयोग अलग करेगा कार्य, एसटी आयोग अलग करेगा। तो दोनों में यहाँ पर क्या होंगे? 5-5 सदस्य यहाँ पर कार्य करेंगे, यानी कि एससी में भी 5 होंगे और एसटी में भी 5 होंगे। अब दोनों को हम यहाँ पर संयुक्त रूप से लेकर के चल रहे हैं, यानी कि एससी में 5 और एसटी में 5। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसमें एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा उसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जो उपाध्यक्ष होगा उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और जो 3 अन्य सदस्य होते हैं उनको भारत सरकार का जो सचिव होता है उसका दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। ये तीनों ही चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था सूरज भान को। और ये कब बनाए गए? 2004 में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? 2004 में ही क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई, तो 2004 में इनको बनाया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सूरज भान रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के कौन रहे? कुंवर सिंह यहाँ पर रहे थे। और कुंवर सिंह को कब बनाया गया? तो कुंवर सिंह को यहाँ पर बनाया गया था 2004 में और 2007 तक ये क्या हुए थे? यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। दोनों ही चीजें हमको ध्यान रखनी, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष, सदस्य और कौन थे? उपाध्यक्ष। इनकी जो 5 लोग हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इनकी पदावधि की। इनकी पदावधि कितनी होती है? पद ग्रहण की तारीख से, यानी कि जब से यह कार्यभार संभालते हैं तब से लेकर के 3 वर्ष की अवधि तक क्या करते हैं? यह कार्य करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी सेवा की शर्तें। सेवा की शर्तें जो होती हैं राष्ट्रपति नियम द्वारा क्या करते हैं? यहाँ पर निर्धारित करते हैं। सेवक शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और आयोग की जो प्रक्रिया होती है वह आयोग क्या करता है? स्वयं निर्धारित करता है। आयोग की प्रक्रिया का मतलब क्या है? यानी कि आयोग क्या करता है? जो अपने कार्य करता है और जो समय समय पर जैसे आयोग क्या करता है? मीटिंग का आयोजन करता है, उसका स्थान निर्धारित करता है, कहाँ पर मीटिंग की जाएगी, कैसे की जाएगी और कब की जाएगी। तो यह जो निर्धारण होता है प्रक्रिया का, तो यह आयोग क्या करता है? स्वयं उसको स्वतंत्रता होती है, आयोग को स्वयं वह निर्धारित करता है, उसके लिए स्वयं नियमावली वह तैयार कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पद त्याग और पद से हटाया जाना।
तो यह पद त्याग कैसे होगा, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना त्याग पत्र ये दे सकते हैं। कभी भी जब भी ये चाहे ये कार्य नहीं करना चाहते या अन्य किसी कारणवश यह पद को छोड़ना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। ये हमें ध्यान रखना, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र ये देते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। कैसे हटाएगा, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाएगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो यहाँ पर अध्यक्ष है वह क्या करता है, यहाँ पर कोई दुराचार का आचरण करता है। जब वह दुराचार का आचरण करेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जांच के आदेश देगा कि इसकी जांच की जाए, यह आरोप इनके ऊपर सही है या नहीं। तो वह क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह जांच करेगा और जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपता है उस आधार पर राष्ट्रपति इनको क्या करता है, इनके पद से हटा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। यदि कोई कदाचार का आचरण करता है और वह साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हटाया जा सकता है। असमर्थता यानी शारीरिक रूप से, अब क्या शारीरिक रूप से यह कार्य करने के योग्य नहीं रह गए हैं तो यहाँ पर इनको हटाया जा सकता है इनके पद से राष्ट्रपति द्वारा। दिवालिया घोषित होने पर, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाते तो इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, फिर अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी और नियोजन में लगता है। यानी कि जहाँ ये आयोग में कार्य कर रहा है, एससी आयोग हो चाहे एसटी आयोग हो, यहाँ पर जो अध्यक्ष सदस्य या अन्य यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर कार्य के अतिरिक्त कुछ किसी दूसरी जगह पर जाकर के और वहां पर भी क्या करते हैं, नौकरी करते हैं और दोनों जगह से क्या करते हैं, वेतन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा, केवल यह आयोग में ही कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विकृत चित्त होने पर, यानी कि मानसिक स्थिति यदि ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। पद का दुरुपयोग यदि करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब यह है, ये एससी एसटी जो आयोग है इसके कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और अपने पद का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो यहाँ पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इस कारावास से दंडित होने पर, यानी कि ये जेल की, इनको कोई अपराध करते हैं और इनको जेल की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति को यदि लगता है कि इनको इनके पद से हटा दिया जाना चाहिए तो इनको इनके पद से यहाँ पर हटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर बिना अनुमति के 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, यानी कि यहाँ पर आयोग की बिना अनुमति के लगातार 3 बार मीटिंग में क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। जो बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती हैं, बताते भी नहीं है, अनुमति वहां पर नहीं ली गई है और क्या होते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। लगातार 3 बार ऐसा करते हैं तो इनको इनके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा, तो वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर राष्ट्रपति को देगा। वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है, यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जो कार्य किया है, पूरे वर्ष के दौरान जो कार्य किया है उसका लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, उसका पूरा विवरण तैयार किया जाएगा और उस विवरण को क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसकी रिपोर्ट बना करके। और राष्ट्रपति उसे फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते हैं, रखवाते हैं। संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखवाएंगे। और यदि प्रतिवेदन जो यहाँ पर दिया गया, जो प्रतिवेदन है उसका संबंध यदि किसी राज्य सरकार से है तो राज्य सरकार से किसको दिया जाएगा, फिर राज्यपाल को भी एक प्रति क्या की जाएगी, यहाँ पर भेजी जाएगी। यह भी हमें ध्यान रखना है, राज्यपाल को भी एक प्रति भेजी जाएगी यदि राज्य सरकार से उस रिपोर्ट का संबंध है। तो यहाँ पर राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। राज्यपाल भी इसको रखवाएंगे कहाँ पर, विधानमंडल के समक्ष, यानी कि विधानसभा, विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद आती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि यहाँ पर क्या है, विधानसभा बस है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधानसभा के समक्ष राज्यपाल क्या करेंगे, रखवाएंगे। ये दोनों ही चीजें हमको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के समक्ष रखवाएंगे और राज्यपाल यदि किसी राज्य से संबंध है तो राज्यपाल के समक्ष रखवाएंगे। और राष्ट्रपति यहाँ पर संसद के समक्ष इसको रिपोर्ट को रखते हैं और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट को रखते हैं। दोनों ही चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं और उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आयोग को दीवानी न्यायालय यानी सिविल न्यायालय क्या होती है, इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब क्या, दीवानी न्यायालय क्या होते हैं, सिविल न्यायालय क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं और जो आर्थिक मामले होते हैं उन पर जो न्यायालय सुनवाई करता है उसे यहाँ पर दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय कहा जाता है। तो जो ये एससी आयोग और एसटी आयोग है तो इन दोनों को ही क्या होता है, यहाँ पर दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि ऐसे मामलों को यहाँ पर इसके अंतर्गत लाया जा सकता है, यहाँ पर इन मामलों को दर्ज किया जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर देखते हैं जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1999 में। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी हमें ध्यान रखना। जनजातीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो 1999 में की गई थी। अनुच्छेद 346
में 366 में क्या कहा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया है अनुसूचित जाति की परिभाषा इसमें दी गई है, अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है, यह हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 366-24 में, और अनुच्छेद 366-25 में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई। दोनों ही चीजें हमें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है जो अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति माना गया है जिनको, वही क्या होंगे यहाँ पर अनुसूचित जाति के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर अनुच्छेद 366-25 में कहा गया अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो आएंगे अनुसूचित होंगे वही यहाँ पर क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य मूल वंश जो शामिल होंगे इनके अंतर्गत अनुच्छेद 341 के अंतर्गत वह अनुसूचित जातियां होंगी, और जो यहाँ पर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत होंगे वो यहाँ पर अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है फिर किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में सम्मिलित करना या सूची से हटाने का कार्य कौन करेगा। सूची में शामिल कौन करेगा, तो सूची में शामिल करने का काम कौन करेगा, तो संसद करेगी। सूची में शामिल करने का काम और हटाने का काम दोनों ही कार्य कौन करेगा, तो संसद के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। यानी किसी जाति जनजाति या अन्य मूल वंश को या इनसे संबंधित किसी अन्य वंश को यहाँ पर अनुसूचित जाति घोषित करना है या अनुसूचित जातियों की सूची में उनको शामिल करना है या उनको हटाना है, तो संसद द्वारा यह कार्य किया जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फिर राष्ट्रपति भी अधिसूचना द्वारा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा किसी जाति या जनजाति को या मूल वंश को यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि राष्ट्रपति को यह पावर नहीं दिया गया है, यह शक्ति नहीं दी गई है कि वह इस सूची से इन लोगों को बाहर भी कर पाए। यानी कि यह राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस सूची में शामिल तो कर सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दे सकता है संबंधित राज्य के राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद, उससे मतलब परामर्श करने के बाद, तो यहाँ पर यह कर सकता है, दर्जा दे सकता, लेकिन सूची से बाहर राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता। ये हमें दोनों ही चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।